विक्टोरियन एज और लेट विक्टोरियन एज तो हमने कवर कर ली हुई है। अब हमारे पास जो रिमेनिंग पोर्शन है वो है मॉडर्न एज का, यानी कि 20th सेंचुरी का। 20th सेंचुरी को अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे पॉलिटिकल इवेंट्स हैं जिनका लिटरेचर पे असर ना होना हमें एक तरह से हम कबूल ही नहीं कर सकते। एक बात वैसे ही पॉसिबल ही नहीं है कि इतने पॉलिटिकल इवेंट्स हो रहे हैं और इन सब का असर ना हो लिटरेचर पे या लिटरेरी ट्रेंड्स पे, तो ये एक इम्पॉसिबल सी बात लगती है। अगर आप देखना शुरू करें कि क्या क्या इवेंट्स आ रहे हैं, तो एक तो हमने इंटेलेक्चुअल लेवल पे हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में भी कि चार्ल्स डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीशीज आ चुकी थी। उसके अलावा साइकोलॉजी में सिगमंड फ्रॉइड लिख रहा है। उसके अलावा मेडिकल साइंस के ऊपर यानी कि काफ़ी तरक्की हो रही है। फिर पॉलिटिकल राइटिंग्स के अंदर अगर देखें तो फ्रेडरिक एंजल्स और कार्ल मार्क्स जो हैं उनकी बुक्स भी आ चुकी हैं। दुनिया के अंदर रेवोल्यूशंस की बात हो रही है, जिस तरह वो सर्फ्स वगैरह जो थे उनकी अ, चल रही थी, रशिया के अंदर मूवमेंट चल रही है। और इसी तरह जो कॉलोनियल रूल है वो भी अब अपने उस फेज में दाखिल हो चुका है। ब्रो की रेजिस्टेंस जो है वो थोड़ी सी एक्टिव रेजिस्टेंस को दबा लिया गया था। जो फर्स्ट रेजिस्टेंस की जो लेयर थी उसको तो दबा लिया गया था, लेकिन अब जो है एक पॉलिटिकल जनरेशन क्रिएट हो रही है, यानी कि जो पॉलिटिकल फाइट कर रही है। पहले जो थी वो एक फिजिकल फाइट वाला काम चल रहा था, यानी कि 1857 की जो वॉर है और उसके अलावा जो अफ्रीका के अंदर भी जिस तरह ये कर रहे थे, तो मिशनरी वाला भी सिलसिला चल रहा है और साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी यानी कि फिजिकल फोर्स जो है वो यूज की जा रही है। और अब जो 20th सेंचुरी की तरफ जैसे जैसे वर्ल्ड जाती जा रही है, साथ साथ पॉलिटिकल इवेंट्स जो हैं वो पॉलिटिकल पावर जो है वो डेवलप होती जा रही है। ठीक है, साउथ अफ्रीका के अंदर भी, और साउथ अफ्रीका के अंदर खैर थोड़ा सा पहले ही जो है ना वो हो चुका था सिलसिला। और उसके बाद बड़े सगीर के अंदर भी, जिसको हम सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, और इसी तरह बाकी जो इलाके थे, अमेरिका तो पहले ही अलग हो चुका था। तो डिफरेंट किस्म की जो पॉलिटिकल इवेंट्स हैं वो चल रहे थे। और उसके बाद एक और बड़ा जो इम्पोर्टेंट इवेंट है वो बोर वॉर, बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट था। और बोर वॉर जो थी ये असल में साउथ अफ्रीका के अंदर जो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म को इस्टेब्लिश करने के लिए लड़ी गई थी। ठीक है, बोर वॉर। और ये डच और ब्रिटिश जो है ये इनके दरमियान ये वॉर हुई, क्योंकि साउथ अफ्रीका ज़्यादा जो था वो डच के कंट्रोल में था। और फिर जो कॉलोनाइज़र, ये जो इंग्लिश कॉलोनाइज़र थे, ब्रिटिश एम्पायर वाले थे, इन्होंने उनके खिलाफ जो है वो फाइट की और बड़ा उनको, इसके ऊपर भी कई नॉवेल्स लिखे गए हैं। अगर आप साउथ अफ्रीकन लिटरेचर देखें तो उसमें कई नॉवेल्स लिखे गए हैं जिनके अंदर बोर वॉर का जिक्र है, या जो इनके दरमियान जो फाइटिंग चल रही थी, जो सॉरी फाइटिंग स्पिरिट थी इनके दरमियान, या जो एक मुखाजमत आप कह सकते हैं, कंपटीशन से ज़्यादा तरह आगे लेवल पर चले गए थे। तो ये सारा सिलसिला भी चल रहा है। और बोर वॉर जो है ये 1899 से ये स्टार्ट हुई है और 10-11 साल ये चलती रही 1902 तक। और ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है ताकि आप इसको नोट करते रहें। ये बोर वॉर के ऊपर कोई ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि कोई आपसे कोई क्वेश्चन कर सकता है, लेकिन वैसे एक थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि वर्ल्ड किस किस्म की हो रही है। और जब साउथ अफ्रीका के अंदर ये वॉर, ज़ाहिर बात है ये जीत गए ब्रिटिश, तो उसके बाद इनकी कॉलोनाइजेशन ज़रा और स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है जी, ये चीज़ भी सामने आ गई। उसके बाद अगर हम देखें तो ये एक ब्रिटिश जो लोग हैं उनके अंदर एक नई स्पिरिट जो है आनी शुरू हो गई, और वो थी लिबरल बिलीफ्स की। तो लिबरलिज्म यानी कि यहाँ पे एक तरह से स्टार्ट होनी शुरू हो गई है। और उसके बाद वो लिबरलिज्म राइटर्स के अंदर भी हमें नज़र आती है। बहुत से ऐसे राइटर्स हैं जो लिबरल की तरफ चल पड़े हैं। और आयरलैंड के अंदर भी जो लोग हैं वो आप लिख रहे हैं, आयरिश राइटर्स भी जो हैं वो सामने आ रहे हैं। अब वो पहले तो सिर्फ एक राइटर है हमारे पास, जोनाथन स्विफ्ट, और अब जो है बहुत ज़्यादा राइटर्स जो हैं वो आने शुरू हो गए हैं, और उनको आप कह सकते हैं कि उनके अंदर शामिल भी किया जा रहा है। जो ब्रिटिश लिटरेचर है उसके अंदर
आयरिश लिटरेचर को भी शामिल किया जा रहा है। और क्योंकि आयरलैंड जो है ना वो बिल्कुल जिस तरह अलग आप कहते हैं वैसे अलग नहीं रहा। और इसके बाद जो राइटर्स हैं वो भी अब डिफरेंट जॉनरास के अंदर लिख रहे हैं। कुछ जो है वो एसेज के ऊपर जो है ना वो काम हो रहा है, एसेज लिखे जा रहे हैं। उसके अलावा यानी कि जो नॉवलिस्ट है वो साथ एसेइस्ट भी है, और एसेज उसके पॉलिटिकल हैं, और नॉवेल्स भी अब जो है वो थोड़े से पॉलिटिकल होते जा रहे हैं। अब वो वाला सिर्फ नहीं रहा कि मुआशरे को आपने जो है वो दिखाना है या समझाना है। वो जो डायडेक्टिक लिटरेचर था विक्टोरियन एरा का, वो अब ख़त्म हो रहा है। अब एक नया जो टाइम पीरियड आ गया है जिसके अंदर ह्यूमैनिटी की बात तो की जा रही है, लेकिन वो मोरालिटी का जिस तरह सारा सिलसिला था वो उसकी बातें नहीं हो रही। रिलीजन को जो सेंट्रलिटी हासिल थी, वो सेंट्रल पोजीशन उसकी छीन ली गई है। और वो सेंट्रल पोजीशन क्यों उसकी छीन ली गई? क्योंकि अफ्लुएंस बहुत ज़्यादा थी, यानी कि मालो दौलत बहुत ज़्यादा आ रहा था। और ये सारा मालो दौलत जो था ये तो उनकी जो पॉलिटिकल और कह सकते हैं आपके जो उनकी पावर थी, जो पॉलिटिकल पावर कह लें या मिलिट्री पावर है, वो उसके ज़रिए आ रहा है। वो उनके रिलीजन की वजह से तो आ ही नहीं रहा था। तो अब वो वाला दौर नहीं रहा जब रिलीजन उनका पैसे उनको क्रिएट करके दे रहा है, रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। तो ये सारे सिलसिले हैं। फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 आ जाती है, और फिर वर्ल्ड वॉर 2 आ जाती है। वर्ल्ड वॉर 1 का जो लिटरेचर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वर्ल्ड वॉर 2 का और ज़्यादा डिप्रेसिंग हो जाता है, और उसके अंदर फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी आ जाती हैं, क्योंकि एक ग्रेट डिप्रेशन आया था 1928-29 में, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो पिस गए। तो वो भी एक हमें नज़र आता है। फिर लिबरल आइडियाज़ के जो नॉवलिस्ट हैं वो भी हमें नज़र आते हैं, जिस तरह डी.एच. लॉरेंस है, और उसके अलावा जेम्स जॉयस है, वर्जीनिया वुल्फ है। फेमिनिज्म के ऊपर लिखना शुरू हो गए हैं लोग। तो ये सारा कुछ जो है मामला जो है वो चलते जा रहे हैं। और 1870 के अंदर एक एजुकेशन एक्ट आया था जिसके अंदर ये भी बात जो है ना वो शामिल की गई। ज़्यादा लोगों को यानी कि उसमें फोल्ड में शामिल किया जाए, ख़वातीन ने पढ़ना शुरू कर दिया है। ऑल दो वो अभी प्रॉपरली उसके अंदर नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी जो है ना उन्होंने ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दी, ज़्यादा एजुकेटेड ख़वातीन है। और अब वो वाला जो बैरियर्स थे जो हमें नज़र आते हैं उसमें जॉर्ज इलियट में और जेन ऑस्टन वगैरह, ये इन सब के जो बैरियर्स थे वो सारे अब ख़त्म होते जा रहे हैं। ठीक है, टॉमस हार्डी का आपको पता है कि टॉमस हार्डी भी एक नए अंदाज से जो है चीज़ें लेके आ रहा था, नए अंदाज से लिख रहा था। तो अब हमें ये वाले नॉवलिस्ट जो हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे, और ये सारे जो राइटर्स हैं तकरीबन 1920s इस दौरान, यानी कि ये इनका टाइम पीरियड रहा है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तकरीबन सब नहीं देखी है जो हम आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये लेट विक्टोरियन जो टाइम है उसमें ये सारे पैदा हुए हैं। तो ये थी जी इसके बैकग्राउंड। ठीक है, अब हम ज़रा देखते हैं कि इसके अंदर जो डिटेल्स हैं, कौन कौन से राइटर्स आते हैं। सबसे पहला जो राइटर हम डिस्कस करते हैं वो है रुडयार्ड किपलिंग। और रुडयार्ड किपलिंग क्यों पहले किया जा रहा है, उसका टाइम पीरियड अगर आप देखें तो ज़रा दूसरों से थोड़ा सा पहले है। 1865 में इसका जो है ना वो बर्थ है, और 1936 तक ये बना जाता है रुडयार्ड किपलिंग। जी, पहले एक राइटर था जो इंडिया में पैदा हुआ था। कौन सा था वो? एक राइटर हम पहले पढ़ चुके हैं जो इंडिया के अंदर पैदा हुआ है, ब्रिटिश लेकिन इंडिया में पैदा हुआ। नो वन? रुडयार्ड किपलिंग पैदा हुआ है बॉम्बे में, और विलियम थैकरे जो है वो कलकत्ता में। उस वक्त उसका नाम कैलिकट था शायद, वो अब मॉडर्न उसका कलकत्ता है। तो और कुछ कोलकाता भी उसकी जो है ना प्रोनाउंस करते हैं उसे। तो ये उनके सिटीज़ के नाम थोड़े थोड़े डिफरेंट हो गए। इसी तरह ये बॉम्बे है, उस वक्त ये बॉम्बे था और अब ये मुंबई है। ठीक है, तो वहाँ पे ये पैदा हुआ, और उसके बाद फिर इसकी एजुकेशन भी वहाँ पे। इसका फादर जो है ना वो असल में वो यहाँ पे इंडिया के अंदर एम्प्लॉयड था। अच्छा, रुडयार्ड किपलिंग जो है ना अगर इसको हम देखें तो एक तो इसका राइटर वाला जो अ, इसकी एक लाइफ वाली साइड है, और एक इसकी साइड है जो ये जर्नलिस्ट है। और इसके बारे में बहुत सी ऐसी बातें मौजूद हैं कि
शायद ये कह सकते हैं आप स्पाई था। और बहुत से इसके ऐसे काम हैं जिनसे हमें पता लगता है कि जैसे ये स्पाइंग इसने की है। और ये तब हम इसके उस वक़्त तो ख़ैर नहीं किसी को आइडिया हुआ इन सारी चीज़ों का, लेकिन लेटर ऑन जो इसका टुवर्ड्स एंड था, तब ये बंदा बहुत ज़्यादा इम्पीरियलिस्ट भी हो गया। और इम्पीरियल जो सारे बाकी राइटर्स जो हैं वो लिबरल हैं। बाकी राइटर्स जो हैं वो इसको चीज़ को कंडेम कर रहे हैं कि आप पूरी दुनिया पे हुकूमत करके बैठे हुए हैं, ठीक है? बाकी सारे राइटर्स इस चीज़ को कंडेम कर रहे हैं, लेकिन ये बंदा उसको सपोर्ट कर रहा है। और उसके बाद ये बरे-सगीर में भी रहा, यानी कि इंडिया में, और उसके बाद ये साउथ अफ्रीका के अंदर भी रहा। और साउथ अफ्रीका में जहाँ पे ये रहता था, वो असल में घर किसका था? वो एक डायमंड माइन्स का मैग्नेट था, सही, यानी कि जो बहुत बड़ा टाइकून्स जिसे हम कहते हैं, तो ये उसके घर ये रहता था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना जो है वो इम्पीरियलिस्ट ट्रेंड वाला जो है ना वो बंदा है। अमेरिका में भी रहा है, लेकिन अमेरिका में इतना ज़्यादा इसका वो नहीं था। तो यहाँ पे हम इसे क्यों ये कहते हैं? जर्नलिस्ट तो ये था, ठीक है? ये तो एक बात क्लियर है और ये वेल नोन है, सारों को पता था कि ये रहता है। लेकिन इसकी जो अपनी नॉवेल्स हैं, उनको जब हम पढ़ते हैं, उसके अंदर फिर हमें आइडिया होता है कि किस तरह ये जो रॉयल जियोग्राफिकल सर्वे जो था, यानी कि रॉयल जियोग्राफिकल सर्वे क्या था कि इंग्लिश जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने बर-ए-सगीर का एक-एक कोना छानने के लिए कुछ जो है ना वो एक अदारा बनाया था, और उसका नाम था रॉयल जियोग्राफिकल सर्वे। और नाम तो जियोग्राफिकल सर्वे था, लेकिन असल में उसके पीछे क्या था कि ये देखना कि कौन-कौन से लोग जो हैं जिनके अंदर बगावत के जरासीम मौजूद हैं, या कहाँ-कहाँ पे जो इंग्लिश पीपल हैं उनको, या जो अंग्रेज़ हुकूमत है, साम्राज्य जो है, उसको कहाँ-कहाँ पे वर्कआउट करने की ज़रूरत है, कहाँ-कहाँ पे वो अपनी जो है ना अफ़वाज को भेजें। यानी कि फ़ौजों को भेजने से पहले जो प्री उसकी जो स्पाइंग होती है, ठीक है? जिसको उसके मिलिट्री टर्म्स में उसे पता नहीं क्या कुछ कहते होंगे। तो वो वाला काम जो है वो ये अदारा किया करता था, ठीक है? और इधर से वो अंदाज़ा लगाता था कि भई कहाँ-कहाँ पे आर्मी भेजनी चाहिए और क्या उसका सारा सिलसिला होना चाहिए। तो इसका एक नॉवल है केम, उसके अंदर ये सारा कुछ उसने बताया। बहुत ज़्यादा यानी कि डिटेल के अंदर वो किम एक बच्चा जो है वो जिस तरह उसको यूज़ करता है, और जिस तरह वो सारा इलाका फिरवाता है एक अंग्रेज़ को। तो बहरहाल इन वजूहात की वजह से इसको जो है ना कहा गया है। और इसने शॉर्ट स्टोरीज़ भी लिखी हैं बच्चों के लिए, आप कह सकते हैं। और आपने वो पोएम देखी होगी आपने, बाबा ब्लैक शीप, ठीक है? वो भी इसने एक पोएम एक शॉर्ट स्टोरी लिखी है इसने इस नाम से। और इसी तरह वी वी लिविंग की ये भी एक पोएम है, इसकी उस पे शॉर्ट स्टोरी है। तो इस तरह के यानी कि इसने भी काम, ये वाले काम भी किए हैं। और ज़्यादा मशहूर जो है वो अपने नॉवेल्स की वजह से है, ठीक है? एक तो इसका नॉवल है जो बड़ा मशहूर है, द जंगल बुक। और अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ, इसका कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, तो आपको एट लीस्ट इसकी समरीज़ जो हैं वो देख लेनी चाहिए। जंगल बुक की एक समरी जो है ना वो आप देख लें, वो शायद आपको फ़ायदा दे। और थोड़ा-सा एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के इसके जो है ना वो काम है। और उसके अलावा इसका जो नॉवल मैंने आपको बताया किम है। और फिर इसके ये मैं लिखता रहता हूँ मेरा ख़्याल है साथ-साथ। द जंगल बुक और किम, ये इसके जो मेजर नॉवेल्स जिसको आप कह सकते हैं, वो ये हैं। और इनका अगर आपने आइडिया लेना हो तो आप ये पढ़ सकते हैं। फिर इसके अलावा इसकी पोएट्री भी इसने जो है वो की है। ए हाँ जी। अ, पोएट्री इसकी जो है वो ख़ैर इतनी ज़्यादा मशहूर नहीं हुई, लेकिन ज़्यादा इसके नॉवेल्स ही मशहूर हैं। और ये 2 नॉवेल्स ऐसे हैं जिनको अगर आप रुडयार्ड किपलिंग की बात करें तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। फिर इसका एक और इसकी जो है ना वो स्टोरी है, द मैन हू वुड बी किंग, द मैन हू वुड बी किंग। ठीक हो गया।
इसके बाद इसकी जो बायोग्राफी है वो इसकी अनफिनिश्ड रह गई। हाँ, इसके एक और बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इसे नोबेल प्राइज़ मिला था 1907 में, 1907 में नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। ठीक है जी। और उसके बाद वो मैंने आपको बता दिया कि साउथ अफ्रीका भी गया, और वर्ल्ड वॉर वन के अंदर भी इसके जो सारा ट्रेंड था वो इम्पीरियलिज्म की तरफ रहा। ठीक है। फिर इसकी शॉर्ट स्टोरीज हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा हैं, उनमें से दो चार के नाम जो है मैं लिख देता हूँ। एक है लाइफ्स हैंडीकैप, ये आप इसका कहीं भी आप अगर देखेंगे ना इसके बारे में तो आपको ये मिल जाएंगी इसकी जो शॉर्ट स्टोरीज हैं। और लिमिट्स एंड रिन्यूअल्स, मैनी इन्वेंशंस, फिर है द डेज वर्क, ये भी इसकी, ये वॉल्यूम्स हैं, छोटे छोटे वॉल्यूम्स हैं जिनके अंदर इसने जो है वो शॉर्ट स्टोरीज अपनी बना रखी लिखी हैं। अच्छा, उसके बाद एक और जो इसका है जो बायोग्राफी है इसकी जिसका मैं जिक्र कर रहा था, तो बायोग्राफी इसने दो जो इसके वॉल्यूम्स थे, और एक वॉल्यूम का नाम था द सी टू सी, फ्रॉम सी टू सी, द सी टू सी, फ्रॉम सी टू सी, ये इसकी एक का बायोग्राफी का एक वॉल्यूम ये था। और दूसरा था समथिंग ऑफ माई सेल्फ, और ये अनफिनिश्ड है। ठीक है, समथिंग ऑफ माई सेल्फ ये अनफिनिश्ड है, और ये दोनों 1941 पब्लिश हुए हैं। ठीक है, यानी कि इसके डेथ के बाद पब्लिश हुए हैं। और डेथ के बाद जो पब्लिश हुए हैं उसके लिए पोस्ट्यूमसली वर्ड यूज किया जाता है। ये आपको अ, याद रहना चाहिए वर्ड। वो इसलिए कि बहुत से जो राइटर्स हैं उनके बारे में ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा वर्क जो है वो इसका पोस्ट्यूमसली पब्लिश है, तो फिर आपको जो है ना इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है जी। और चिल्ड्रन के लिए इसने जो एक स्टोरीज लिखी है काफ़ी ज़्यादा, यानी कि जो जो स्टोरीज हैं, एक वॉल्यूम है जस्ट सो स्टोरीज, और इसकी स्टोरीज में आपको इंडिया के जो सारे सीन्स हैं वो आपको नज़र आएंगे। जंगल बुक के अंदर भी आपको वो इंडिया के सारे जो मनाजिर हैं वो सब कुछ नज़र आएगा। ठीक है, ये नहीं होगा कि आप इंडिया के अलावा इंग्लैंड वगैरह आपको नज़र नहीं आएगा। ठीक है। और जंगल बुक तो आपको पता है किसके ऊपर लिखी हुई है, किस किसने देखी है जंगल बुक? फिल्म है, कार्टून फिल्म जो है मोगली वाली, यस, वही वाली। तो वो जो इंडियन बॉय है, ये मोगली की ये स्पेलिंग नहीं है, MOW के साथ है, यानी कि नॉवल के अंदर जो स्पेलिंग है। ठीक है। और उसके अंदर फिर बहुत ज़्यादा इसके वो दोस्त बन जाते हैं, पाइथन्स और वगैरह ये सारा कुछ। ठीक है, ये आपको मेरा ख्याल है सबको, सब ने कहीं ना कहीं जो है ना वो देखी होगी। और ना देखी हो तो बचपन में कार्टून ज़रूर देखे होंगे। तो ये करेक्टर बहरहाल इसका करेक्टर है, फेमस करेक्टर है। तो ये हो सकता है ये सवाल ही पूछ लें आपसे। ठीक है, इस तरह का सवाल भी आ सकता है। और किम को अगर आप देखते हैं तो किम के अंदर जो नॉवल में इसने दिखाया है, एक लाहौर का एक लड़का है और किम उसका नाम है, और उसको एक जो है वो तिब्बत का एक मंक है जिसका ये वो बन जाता है, डिसाइपल बन जाता है। और उसके बाद ये सारे असल में ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस जो है वो उसको प्रोपोगेट कर रहे होते हैं, और फिर ये स्ट्रीट लाइफ को सर्च आउट करते हैं और इंडियन कल्चर को देखते हैं। और अगर आप ये नावल पढ़ें तो आपको आइडिया होगा कि किस तरह जो ब्रिटिश थे वो किस तरह डिटेल में जाके इनको स्टडी करते थे इंडिया के लोगों को, और ताकि इनको यानी कि जिसको आपने रूल करना है उसको रूल करना इतना आसान नहीं है। उसको रूल करने के लिए आपको उसकी सारी साइकी समझनी पड़ेगी, उनके सारे इलाकों को समझना पड़ेगा, उनकी ज़ुबान समझनी पड़ेगी, और उनका जो थिंकिंग पैटर्न्स हैं उसको समझना पड़ेगा। और ये सब कुछ अंग्रेज़ों ने किया, और उसके लिए अदारे डेवलप किए। ठीक है, तो अदारे डेवलप इसलिए भी किए जाते हैं, बहुत से अदारे उन्होंने जो है ना वो डेवलप किए, जिसके अंदर यही सारा उनका पर्पस था कि किस तरह हम उसको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, अपने यानी कि इस रूल को सपोर्ट करेंगे। और जो भी नेशंस जो हैं अगर आप उनको देखें कि वो आगे गई हैं तो उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया है अपनी
उस चीज़ के ऊपर भी जो थिंकिंग पैटर्न्स डेवलप कर रहे होते हैं, यानी कि पूरी कौम की जो थिंकिंग पैटर्न्स डेवलप हो रहे होते हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस ये करते हैं। जो भी आप कंट्री देख लेंगे आपको उसके अंदर ये चीज़ नज़र आएगी कि वो अपने अदारे किस तरह लेके चल रहे हैं, यानी कि जो आर्ट्स हैं और जो ह्यूमैनिटीज़ हैं, इनको वो किस तरह डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, ये तो रुडयार्ड किपलिंग था। इसके बाद हम चलते हैं ई एम फॉस्टर की तरफ। और ई एम फॉस्टर जो है उसका नाम, पूरा नाम जो है उसका एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर। मेरा ख्याल है इसको हम चलें अब कर ही लेते हैं इसको भी, एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर, क्योंकि ये वैसे जो है ना उसमें आएगा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो राइटर्स हैं ये उनके अंदर जो है ना ज़्यादा शामिल होता है। मतलब कि 1970 तक ये जिंदा रहा है, तो इस लिहाज से काफ़ी आगे चलेगा। मेरा ख्याल है इसको हम स्किप करते हैं अभी फ़िलहाल, क्योंकि वो ट्रेंड्स के हिसाब से ही चलते हैं। येट्स पे चलते हैं, विलियम बटलर येट्स। इसको हम स्किप कर रहे हैं, ठीक है। डब्ल्यू बी येट्स, इस पे चलते हैं। फॉस्टर पे हम आएंगे बाद में, जब हम थोड़ा सा वर्ल्ड वॉर 2 तक पहुंच जाएंगे। डब्ल्यू बी येट्स पे चलते हैं। डब्ल्यू बी येट्स जो है ये 1865 से 1939 तक इसका टाइम पीरियड है, और यानी कि ऑलमोस्ट सेम टाइम पीरियड है इसका रुडयार्ड किपलिंग के, लेकिन ये आयरिश राइटर है। ये इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट आपने ध्यान में रखना है। और आयरिश राइटर होने के साथ साथ एबी थिएटर का जो पायनियर्स हैं उनमें ये शामिल है, ठीक है। एबी थिएटर, एबी थिएटर कौन सा, ये आयरिश थिएटर है, थिएटर, ठीक है। और ये आयरिश थिएटर वो आयरिश थिएटर है जो फ्रेंच एवंट गार्ड मूवमेंट जो थी उसको सपोर्ट कर रहा था, यानी कि आप लिबरल थिएटर समझ लें, ठीक है। लिबरल थिएटर है जो कि न्यू जो पोइटिक ट्रेंड्स हैं या न्यू जो ट्रेंड्स हैं, लिबरलिज्म है, उस सारी चीज़ों को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। और इसकी जो पोइट्री के अंदर आपको द सेकंड कमिंग अगर आपको याद हो, आपने एमए के अंदर शायद पढ़ी हो या उसके रेफरेंसेस जो हैं वो सुने हो, तो सेकंड कमिंग इसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोएम है जिसमें आपको नज़र आता है कि किस तरह ये 20th सेंचुरी के अंदर जो रिलीजियस वैल्यूज़ थी और जो मोरालिटी थी वो किस तरह सारा कुछ ख़त्म हो गया है। और ज़्यादा जो चीज़ आपको नज़र आएगी इसके अंदर इस टाइम पीरियड पे, वो क्या है, वो लिबरलिज्म है। और इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा फ्री हो चुका है, और इतना फ्री है यानी कि उसने अपने सारे जो बाउंड्स थे जो पिछली जनरेशन्स के, वो सारे इसने डिस्ट्रॉय कर दिए हैं इंसान ने। और उसके बाद जो मॉडर्न मैन की यानी कि अगर आप बात करें, और इसको एक नोबेल प्राइज़ भी इसको मिला हुआ है, और वो 1923 में मिला था, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जो राइटर्स आ रहे हैं वो नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर, ये आपको पता होना चाहिए 20th सेंचुरी में जिन लोगों को मिल रहा है। तो अ, अब ये वाला यानी कि ट्रेंड ज़्यादा शुरू हो गया, क्योंकि सारों को पोएट लॉरेट तो नहीं बनाया जा सकता, तो फिर वो नोबेल प्राइज़ जो है दे के उनको यानी कि कोमेमोरेट भी किया जाता है और उनको एक्नॉलेज भी किया जाता है। और जब विलियम बटलर येट्स का जिक्र होता है तो फिर इसकी सारी जो लाइफ के अंदर जो ट्रेजिक स्टोरी है वो मॉड गॉन की वजह से बनती है। मॉड गॉन जनाब इसकी तरफ से यानी कि बिलावड थी, वैसे वो इसकी पोइट्री को और ये सारा जिस तरह भी जो भी आर्टिस्ट होते हैं उनकी पोइट्री अक्सर लोगों को पसंद आ ही जाती है, तो वही सारा सिलसिला था। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है इसके बारे में, मॉड गॉन के बारे में, कि इसने जब उसको प्रपोज किया तो उसने बड़े आराम से इसको रिजेक्ट कर दिया, और उसके बाद येट्स बाज नहीं आया, इसने 3 दफ़ा उसे और प्रपोज किया और उसने तीनों दफ़ा इसे रिजेक्ट किया, ठीक है। और जब तीनों दफ़ा रिजेक्ट हो गया उसके बाद इसने फिर किसी जॉर्जियाना पता नहीं क्या नाम था उसका, उससे इसने फिर शादी कर ली। तो ये यानी कि इस तरह का एक बंदा है। और इसके बारे में एक पता नहीं अब मिथ है या एक रियलिटी है कि मॉड गॉन के बाद जो है इसे, इनके मॉड गॉन से मोहब्बत के बाद इसे कहीं पे मॉड गॉन की या अपनी जब ये बूढ़ा था उस वक़्त इसको मॉड गॉन की
बेटी नज़र आई, या मिथ है पता नहीं है, इसमें रियलिटी भी हो, और इसको उससे भी मोहब्बत हो गई। तो इस तरह का यानी कि आज़ाद किस्म का बंदा है। लेकिन इसकी सेकंड कमिंग पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ये बंदा बड़ा परेशान है कि 20th सेंचुरी में आके सारा कुछ जो है ना वो डिस्ट्रॉय क्यों हो गया। तो बड़ी एक हमें इंटरेस्टिंग जो है ना वो बात लगती है। और इसने एबे थिएटर का जो मैंने आपको बताया उसके अंदर इसने तकरीबन 10 प्लेज इसने लिखे हैं, ठीक है। एबे थिएटर मैंने लिख दिया, हाँ जी। और इसके अंदर इसने 10 प्लेज जो है ना इसने लिखे थे। और इसकी जो पोइट्री है उसको अगर आपने पढ़ना हो तो उसके अंदर आपको जो बड़ी इसकी मज़ेदार पोएम्स हैं, द लेक आइजल ऑफ इनिस्ट्री, ये एक शायद आपके किसी के कोर्स में भी होगी, ऑफ इनिस्ट्री, ये इसकी एक इम्पॉर्टेंट पोएम है। उसके अलावा द सेकंड कमिंग है, ये आप थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए इनको आप पढ़ सकते हैं। और इसकी कोई पोएम, हाँ एक और इसकी पोएम है यूथ एंड एज, ये कोर्स में थी किसी ज़माने में, ये बीए के कोर्स में होती थी, फिर उसके बाद इसको ख़त्म कर दिया गया, फिर ये चली गई। ये पोएम सेकंड ईयर के लिटरेचर में थी या पता नहीं फर्स्ट ईयर के लिटरेचर में थी। तो बहरहाल ये पोएम भी इसकी जो है ना वो एक पढ़ने वाली है। और ये उन लोगों से थोड़ा सा डिफरेंट है जो इसके पीछे आयरिश जो राइटर्स थे पहले, जिस तरह जोनाथन स्विफ्ट है, तो उस तरह की इसकी आपको नज़र नहीं आएगी, बल्कि ये ज़्यादा आपको इंग्लिश साइड पे नज़र आएगा, क्योंकि ये रहता लंदन में था, ठीक है, रहा लंदन में है, लेकिन अपनी इस नेशनैलिटी को ये एंडोर्स करता होता था, उसको यानी कि एक्नॉलेज करता था कि मैं आयरिश नेशनल हूँ। तो वहाँ पे जब रहा, नहीं ज़ाहिर बात है, जिस तरह जोनाथन स्विफ्ट भी काफ़ी अरसा लंदन के अंदर ही रहा, और बिल्कुल टुवर्ड्स द एंड अपनी ज़िंदगी के बिल्कुल एंड पे जाके वो उधर गया था। और इसकी एक पोएम बीए के अंदर आपने पढ़ी होगी, पॉलिटिक्स, मेरा ख्याल है ये आपको याद हो, पॉलिटिक्स ये बीए में तकरीबन सब नहीं पढ़ी होगी। और इसकी जो प्रोज राइटिंग्स हैं उसके अंदर इसका एक ऐसे है, शायद आपने वो पढ़ा हो, माय ग्रैंडफादर, और भी इसके इस तरह के जो है ना छोटे मोटे ऐसे इसने लिखे हैं। ये जी, ये हो गया हमारा विलियम बटलर येट्स। इसके बाद एक और आयरिश राइटर जो है, हम उसकी तरफ चलते हैं, और वो है जेम्स जॉयस। जेम्स जॉयस जो है इसके ऊपर थोड़ा सा हमें टाइम हम इसको देंगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट राइटर है, और इससे भी 1941 तक ये रहा है, 1882 से 1941। ज़्यादा जो अब आपको नज़र आएंगे वो 1940s तक जो है ना वो उनकी ज़िंदगी है। और क्योंकि ये पिछली जनरेशन में पैदा हुए, यानी कि पिछले विक्टोरियन एरा के अंदर पैदा हुए हैं, और आगे तक राइटर है, लेकिन राइटिंग इनकी जो है वो ज़ाहिरी बात है मॉडर्न वर्ल्ड जो है उससे इंस्पायर्ड है। जेम्स जॉयस जो है सबसे पहले ये किस वजह से मशहूर है, ड्यू टू हिज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, जो इसने एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की जो टेक्निक इसने डेवलप की है उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा मशहूर है। और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या थी कि जो 20th सेंचुरी के जो लोग थे ये चाहते थे कि हम किसी तरह इस्टेब्लिश करें रियलिटी को, और रियलिटी जो है वो अपनी हमारी राइटिंग्स के अंदर भी नज़र आए, और रियलिटी को राइटिंग्स के अंदर इस्टेब्लिश करने के लिए या प्रोड्यूस करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है कि माइंड की जो मूवमेंट है उसको अंडरस्टैंड किया जाए, और उसको जो है वो प्रेजेंट भी किया जाए। इसको प्रेजेंट करने के लिए लैंग्वेज के अंदर, लैंग्वेज जो है वो उसका पॉसिबल नहीं था कि लैंग्वेज के अंदर सारी चीज़ को इस्टेब्लिश किया जा सके, तो इसने लैंग्वेज के साथ ही एक एक्सपेरिमेंट किया, और वो ये एक्सपेरिमेंट था जो कि यूलिसियस के अंदर हम नज़र आता है, वो इसका एक नावल है यूलिसियस। बहरहाल जो इसका शॉर्ट स्टोरीज हैं उनको इसने डबलिनर्स एक बुक है उसके अंदर इसने पब्लिश किया था, शॉर्ट स्टोरीज की बुक है, ठीक है। और इसके अंदर 15 शॉर्ट स्टोरीज हैं, और ये सारी स्टोरीज ही पढ़ने वाली हैं, ठीक है। 15 स्टोरीज हैं इसके अंदर, और सब स्टोरीज पढ़ने वाली हैं, बहुत इजीली अवेलेबल है, ये कोई इतना ऐसा नहीं है कि अवेलेबल नहीं है। और इसके अंदर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस आपको
काफ़ी कम नज़र आती है, ठीक है। फिर इसका एक नावल जो कि कोर्स में भी था हमारे एमए के, और वो है द पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। द पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट नहीं है, अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। ये अक्सर जो है ना इसके नाम कंफ्यूज कर देते हैं लोग। और उसके बाद यूलिसियस, जो कि इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस सेंस में कि इसमें कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। यूलिसियस की अगर हम थोड़ा सा ज़रा बात करें, और ये आपको पता है, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि यूलिसियस लिखने के बाद इसने 1 साल तक कोई प्रोज वर्क नहीं लिखा। पूरा 1 साल इसने कोई प्रोज वर्क नहीं लिखा, लिख ही नहीं सका, क्योंकि इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया था। अच्छा, जो इसके अंदर कैरेक्टर्स हैं, मेरा ख्याल है इसको हम ब्रेक के बाद देखते हैं यूलिसियस को, क्योंकि टाइम हमारा बिल्कुल जो है ना ओवर हो रहा है। तो 5-6 मिनट्स के बाद इंशाल्लाह दोबारा हम आते हैं और फिर यूलिसियस को डिस्कस करेंगे और इसके बाकी नॉवेल्स को, और उसके बाद हम आगे चलते रहेंगे, ठीक है जी। बाकी जो नॉवेल्स हैं। अल्लाह हाफिज़।